सहारनपुर जीएसएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको इतिहास के बारे में सिलेबस की बात करूंगा। तो हम शुरू करते हैं, इधर उधर ना घूमते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। इतिहास को हम किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस का कोई प्री एग्जाम हो, ठीक है। इतिहास 3 भागों में बटा होता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो पढ़ने हमें तीनों हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत के बाद चलेगा हमारा आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत से आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रिलीवेंट है, एक दूसरे से लिंक की तरह जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत। आधुनिक भारत बटा होता है 2 भागों में, तो इन 2 भागों को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अकेले इससे, ठीक है। इन पे चर्चा बाद में करेंगे, तो मैंने इसलिए लिख दिया था, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। 3 भागों में है, तो हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत का सिलेबस। तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा इस्लाम धर्म का उदय। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम तो पढ़ तो रहे हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, तो इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से आ गया? क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय तो कहीं पे अरब में हुआ था जाके, तो इसका भारत से क्या संबंध? असल में क्या है कि भारत पे जब अरब आक्रमण हुए या मुस्लिम आक्रमण हुए, उनके आक्रमण होने का मूल आधार क्या था, किस वजह से हुए, क्या कारण रहे कि वे आक्रमण हुए, उसे जानने से पहले हमें इस्लाम धर्म का उदय जानना जरूरी है कि इस्लाम धर्म का उदय उन्होंने कहाँ कहाँ हमले किए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट भारत के एरिया पे हमले किए, उन्होंने अफ्रीका के एरिया पे भी हमले किए थे, उन्होंने यूरोप में भी हमले किए। ऐसे करते करते वो भारत की तरफ भी बढ़े थे। तो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है कि रटना नहीं है कि डायरेक्ट रटना शुरू कर दिया। तो हम कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे। पहले टॉपिक होगा हमारा इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय होने के बाद भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण। तो जब तक हमें इस्लाम धर्म का नहीं पता चलेगा तो हमें अरब आक्रमण समझ में नहीं आएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा अरब आक्रमण। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण। तो सिंध भी भारत का क्षेत्र है, तो हम इसे मान के चलेंगे कि अरब आक्रमण के नाम से। इसमें हम देखेंगे कि सिंध पे कैसे कैसे आक्रमण हुए, कौन कौन पहले आए, फिर मोहम्मद बिन कासिम आए, मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ से प्रारंभ किया आक्रमण और कहाँ तक जाके वो रुका, और उस आक्रमण के बाद भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े। पहले तो इसके अभियान कि क्या क्या अभियान हुए, उसके बाद अरब आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। भाई कुछ भी चीज़ होती है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है हमारे जीवन पे या हमारे आसपास के एरिया पे, उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद तीसरा आता है, वैसे तो तीसरा टॉपिक है तुर्कों का आक्रमण, लेकिन तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण के उसमें, क्योंकि अरब आक्रमण हुआ था 712 में, ठीक है, और तुर्क आक्रमण जो हमारा शुरू हुआ था वो लगभग 1000 पे शुरू हुआ था, 1001 से, ठीक है, महमूद गजनवी का। तो लगभग 300 सालों का बीच में गैप था। तो उस गैप को तो नहीं देखना है ना कि उस दौरान हुआ क्या है। तो उस दौरान हम पढ़ेंगे इसमें कि ऐसा क्या हुआ कि 300 साल लग गए उनको दूसरा आक्रमण करने में। तो इस तुर्क आक्रमण से पहले हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण से पहले भारत के राज्य, कि इस टाइम भारत के कौन कौन से राज्य थे। तुर्क आक्रमण से पहले भारतीय राज्य, क्योंकि अगर हम इन राज्यों को पढ़ लेंगे, जब तुर्क आक्रमण होंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण होंगे, फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण होंगे, वो उन्होंने किस किस के साथ लड़े, हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमें पता होगा कि किस किस एरिया पे कौन कौन से राजाओं का राज था, ठीक है। चौथा हमारा टॉपिक होगा तुर्क आक्रमण। हम आपको ये बताएंगे तुर्क आक्रमण है, तुर्क कौन थे, कहाँ से आए थे, किन्हें बोलते हैं, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन रहता है कि तुर्क कहीं आज का वर्तमान का जो टर्की देश है वो तो नहीं है, ठीक है, वो सब हम बताएंगे। तुर्क आक्रमण 2 फेज में होते हैं। पहला फेज था इसका महमूद गजनवी के, उसमें पहला आक्रमण ही होता है महमूद गजनवी के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी, ठीक है जी। यहाँ पे खत्म हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद हमारा शुरू होगा कि एक दूसरे के सीक्वेंस में, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आता है, और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद क्या होता है। तो इसके बाद हमारा 5वां टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम 5 राजवंशों को पढ़ेंगे एक एक करके।
तो चैप्टर भले ही एक ही है दिल्ली सल्तनत, पर ये बहुत लंबा होगा। इसके अगर हम भाग की बात करें तो सबसे पहले आएगा मामलूक वंश। आप जिसे सुनते हो ना गुलाम वंश, कि गुलाम वंश था। गुलाम वंश असली उसका नाम नहीं है, वो भी मैं सारी बात बताऊंगा कि क्यों नहीं है, क्यों मामलूक वंश ही है। क्योंकि आज तक हम ज़्यादातर यही सुन लेते हैं कि गुलाम वंश है ये। इसको मैं अभी ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे याद रहे। गुलाम वंश, गुलाम वंश में भी कितने राजा रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बलबन तक के, ठीक है। अभी मैं सन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ कि कौन सा कब तक था, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ अभी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, वो जब हम इस पे आएंगे एक एक चीज करके बताऊंगा। मामलुक वंश के बाद आया था खिलजी वंश, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी। खिलजी वंश के बाद आया हमारा तीसरा तुगलक वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। इसी को आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। तुगलकों के बाद आया था सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आया था लोधी वंश। ये लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे राजा हैं। ये देखने में छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है जहां पे ये खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रशासन आता है, एक टॉपिक, वो अलग से पढ़ेंगे नंबर 6 डाल के। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। प्रशासन में हम देखेंगे कि उनके कौन कौन से अधिकारी होते थे। प्रशासन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उनकी राजस्व व्यवस्था क्या थी, कहाँ से वो टैक्स लेते थे, कैसे लेते थे, उनका सैन्य प्रबंधन क्या था, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य, कि इधर पैरेलल में दिल्ली सल्तनत चल रही थी, उसी के समय दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य थे, और कुछ राज्य दिल्ली सल्तनत के बाद बने थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ उनका विघटन होने पे नए राज्य बने थे। इसमें पहले तो हम 2 महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे बहमनी राज्य, बहमनी साम्राज्य ये वो भी। ये 2 तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, उनको मैं अन्य में लेके चल रहा हूँ। उनमें भी 7-8 के करीब है, कुछ उत्तर भारत के थे, कुछ दक्षिण भारत के थे। एक्चुअली क्या हुआ, इन जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत एक टाइम के बाद अप पे जाने के बाद डाउन होती चली जाती है, तो कुछ राज्य स्वतंत्र होने स्टार्ट हो गए थे। इसमें विजयनगर बहमनी तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विजयनगर है। अन्य में कुछ उत्तर भारत के, कुछ दक्षिण भारत के, छोटे छोटे उनके मेन पॉइंट देखेंगे बस, कि कौन कौन से जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें उसमें, सिर्फ जो जरूरी है वो चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा बस एक टॉपिक बचता है इसमें महत्वपूर्ण, भक्ति और सूफी आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, और इसी में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। ये एक ही चैप्टर होगा। इसमें सूफी आंदोलन में जैसे बहुत सारे चिश्ती संप्रदाय, बहुत सारे सूफी संत थे हमारे, चिश्ती संप्रदाय, सूरावादी संप्रदाय बहुत सारे थे। और ऐसे भक्ति आंदोलन में क्या क्या काम हुआ था वो सारे पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में कुछ उत्तर भारत के संत थे, कुछ दक्षिण भारत के, कुछ महाराष्ट्र के संत थे, वो सारा हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आके मध्यकालीन का हाफ पार्ट खत्म हो जाता है। अभी मध्यकालीन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे हाफ पार्ट खत्म हो जाता है। इतने सारे के बाद भी ये देख लो कि 8 चैप्टर में हमारा हाफ पार्ट ही खत्म होगा। इसके बाद हमारा चलता है इसमें फिर जो मुगल आए थे। मुगल एक्चुअली क्या था, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित करके उसको हरा के लड़ाई में बाबर आया था, उससे मुगल वंश शुरू हुआ था। मुगल वंश के लास्ट तक हम चलेंगे, इसके स्टार्टिंग होने से पहले तक। वो फिर वहां पे जाके मध्यकालीन पूरा होता है। अब मैं उसको स्टार्ट करा देता हूँ आपको। मध्यकालीन में बाबर में क्या था, बाबर, मुगल वगैरह सारा का सारा। इसके हाफ पार्ट के बाद हमारा 9th नंबर पे आएगा मुगल वंश। अब जैसे हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था ना, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासक थे, ऐसे ही मुगल वंश में पढ़ेंगे। इसमें पहला ही था, वैसे तो इनका तुम्हें नाम सभी को याद होंगे, बाबर, फिर आया हुमायूं पहली बार, ठीक है। फिर बीच में आता है एक अफगान शासक आ जाता है जो मुगलों से अलग था, शेर शाह सूरी।
जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा हुमायूं फर्स्ट क्यों लिखा है, ठीक है। हुमायूं एक ही है, वो बीच में 15 साल के लिए उसको भागना पड़ जाता है, शेरशाह सूरी उसको हरा देता है। इसमें घबराना नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं बता दूंगा। हुमायूं फिर से दोबारा आता है। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर का भी सारा पढ़ेंगे हम। अकबर के बाद जहांगीर, और फिर जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। हम इसमें मुगल वंश में हम औरंगजेब तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा औरंगजेब। औरंगजेब के बाद हम वैसे तो मुगल, उत्तर मुगल काल भी आता है 1857 में लास्ट शासक था बहादुर शाह जफर, पर हमें मध्यकालीन में पढ़ेंगे हम औरंगजेब तक ही, ठीक है। औरंगजेब के बाद यहाँ पे फिर हम मुगल का ही एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम जैसे उसमें दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे मुगल प्रशासन। इसमें देख लेंगे हम मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, मुगल में सैन्य व्यवस्था क्या थी, और चित्रकला वगैरह और क्या क्या काम उस टाइम पे हुए थे स्थापत्य कला में, जैसे ताजमहल और लाल किला वगैरह किस शासक के टाइम पे बने थे, वो पढ़ेंगे। इसके बाद अपना चैप्टर आता है 10 पे मराठा, क्योंकि मराठा का औरंगजेब से रिलीवेंट रहेगा टॉपिक, तो मराठा है मध्यकालीन का ही है, अच्छे से समझ में आ जाएगा औरंगजेब पढ़ने के बाद, ठीक है। इसमें मराठा में हम पढ़ेंगे, पहले शिवाजी से स्टार्ट करेंगे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, उनके उत्तराधिकारियों के बाद 3 प्रमुख पेशवा। 3 प्रमुख पेशवा, यहां तक हम मध्यकाल में शुरू करेंगे। हम ये पानीपत की पहली लड़ाई तक, सॉरी पानीपत की तीसरी लड़ाई तक हम यहाँ पे जाएंगे। इसमें पानीपत के तीसरे युद्ध तक हम जाएंगे इसमें, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध से आगे की जो चर्चा है वो हमारी आधुनिक भारत में चलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे चलेंगे, मराठाओं का हाफ पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा खत्म होने के बाद 11वां टॉपिक आता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल को कुछ लोग आधुनिक भारत में पढ़ाते हैं, कुछ मध्यकाल के में पढ़ाते हैं, वो हम डिसाइड कर लेंगे हमें किसमें पढ़ाना चाहिए। इसलिए मैंने इसको अलग से 11वें नंबर पे लिख दिया है, उत्तर मुगल काल की औरंगजेब के बाद कौन कौन से मुगल शासक आए, क्या क्या हुआ है, उसको डिसाइड कर लेंगे तब। ये हमारा पूरा टॉपिक है, देखने में छोटा छोटा, इनके बारे में हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे एक बार में। ऐसा कि एक बार में पढ़ने के बाद हमें किसी और एग्जाम के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े, एक बार में हमारा सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, बस इतना सा है। इसका आगे की वीडियो जब स्टार्ट होंगे, हमारा स्टार्टिंग होगा इस्लाम धर्म के उदय से लेके मैं लास्ट टॉपिक तक यहाँ तक पढ़ाऊंगा, या तो यहाँ तक या यहाँ तक। अगर यहाँ तक पढ़ाया तो इसको फिर आधुनिक भारत में, तो हमारा यहाँ तक तो पक्का पढ़ना ही है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे कभी वीडियो में।